नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गजब है सरकार। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विजयोत्सव मनाया जाना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर पर। आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि हम किस चीज का विजयोत्सव मनाएं। हमारे यहाँ दर्जनों लोग मारे गए थे, याद है ना आपको? पुंछ पे रॉकेट लॉन्चर गिरे थे, हमारे जहाज गिरा दिए गए। दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान के संग चीन, रशिया, टर्की, सब देश आके खड़े हो गए। हमारी फ्लॉप विदेश नीति, किस चीज का विजयोत्सव मनाएं? कहाँ हम बात करते थे पीओ को ले लेंगे, और कहाँ ट्रम्प चचा कह रहे हैं मैंने युद्ध रुकवा दिया। सदन में हंगामा हुआ। राहुल गांधी और खड़गे का आरोप है कि उनको बोलने तक नहीं दिया रहा। देश की संवैधानिक संस्थाओं की हालत ऐसी हो गई है कि कुछ वकीलों ने सलाह दे दी किसी एक व्यक्ति को जिस पे आरोप लगाया गया था, तो ईडी ने उनको सम्मन दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। देश के तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिसपे मैंने अभय दुबे जी से विस्तार से बातचीत की है। बहुत तीखी तीखी टिप्पणियां हैं आज की बातचीत में। मुझे उम्मीद है कि आपको देश के सामयिक संदर्भों में ये बातचीत पसंद आई होगी। चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। संसद का सत्र शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये तो विजय उत्सव टाइप का है, हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी कि पूरा देश बिल्कुल बम बम है। विपक्ष ने साथ दिया, देश ने साथ दिया, लेकिन हाउस में शायद विपक्ष को संतुष्ट नहीं करा पाए। विपक्ष चाह रहा था तुरंत चर्चाओं हंगामे की भेंट चढ़ गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, फ्लोर मैनेजमेंट होता है। संसदीय कार्य मंत्री होते इसीलिए कि वो मैनेज करे कि संसद सत्र चले। हर मिनट में लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो अगर संसद सत्र नहीं चल रहा है तो जाहिर है कि यह सरकार की लापरवाही है। क्या लग रहा है आपको कि इस संसद सत्र में कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार को असहज करेंगे? प्रधानमंत्री जी तो टाटा बाय बाय करके विदेश जाने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज कुछ ही मिनटों में वो बाग खड़े हुए। पूरे मामले पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि इस बार जो मानसून सत्र में सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा होगा ऑपरेशन सिंदूर। और वो एक ऐसा मुद्दा है जो कि भारत की पूरी रक्षा नीति से जुड़ा हुआ है, भारत की पूरी विदेश नीति से जुड़ा हुआ है मुद्दा। न केवल इससे, बल्कि भारत की वाणिज्य नीति से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, भारत के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के साथ ट्रम्प साहब जुड़े हुए हैं, जिनका दावा ये है कि उन्होंने संघर्ष विराम कराया और टैरिफ की धमकी देके अगर वो टैरिफ की धमकी वाली बात नहीं बोलते तो वाणिज्य नीति इसके साथ नहीं जुड़ती। अब अमेरिका के साथ में भारत की जो वाणिज्य डील होने वाली है, जो ट्रेड डील होने वाली है, वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर ये मोदी सरकार के कामकाज पर एक बहुमुखी टिप्पणी बन गया है अपने आप में। मतलब ऐसा कोई सरकार का क्षेत्र नहीं है जो इस मसले से नहीं जुड़ा हुआ हो। ये गृह मंत्रालय से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने मानी है कि भाई इसमें सिक्योरिटी फेलियर मेरी जिम्मेदारी है। अब तो वो ऑन रिकॉर्ड मान चुके हैं, अब उपराज्यपाल मान चुके हैं, इसका मतलब है गृह मंत्रालय उसका जिम्मेदार है। फिर रक्षा नीति का पूरा प्रश्न जुड़ा हुआ है। जो थल सेना के जो डिप्टी चीफ हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि भाई हमारे पास इतनी वो नहीं है। चीन पूरी तरीके से काबू में था, वही पाकिस्तान की मदद कर रहा था। 80% से ज्यादा हथियार जो है वो पाकिस्तान दे रहा है। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ उसके वाणिज्यिक संबंध हो जाएं। यहाँ तक कि नीति आयोग ने हाल ही में एक सिफारिश की है केंद्र सरकार को कि भारतीय कंपनियों में चीनियों को 24% विदेशी मुद्रा निवेश करने का, चीनी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट निवेश करने का अधिकार प्राप्त हो। ये कर दी है सिफारिश। तो जो सब कुछ चल रहा है वो इतना जटिल है और इतना विकट है कि सरकार के लिए बहुत मुश्किल है इनका जवाब देना। क्योंकि एक चीज के साथ दूसरी चीज जुड़ी हुई है, दूसरी चीज के साथ तीसरी चीज जुड़ी हुई है, तीसरे के साथ चौथी चीज जुड़ी हुई है। आप केवल ये कह के नहीं निकल सकते कि हमारी जीत हो गई, हमारी जीत हो गई और सबने हमारा साथ दिया, ये विजयोत्सव है। मोदी जी चाहते हैं कि ये कह के संसद एक प्रस्ताव पास करे कि भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त चपेट दी और पाकिस्तान को मुंह की खाई और भविष्य में भी ऐसा ही करेगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जब जब पाकिस्तान गड़बड़ करेगा तो हम उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। और इस तरह सरकार की
बम बम हो जाए और गाजे बाजे के साथ मोदी जी निकल जाएं। ये नामुमकिन है। खुद मोदी जी की विफलताओं ने इस पूरे मसले को इतना उलझा दिया है कि पूरी की पूरी सरकार का प्रदर्शन ही कसौटी पर लगा हुआ है। मतलब कोई चीज, सब चीजें एक दूसरे जुड़ गई, एक ऐसी लड़ी है जो कि मोदी सरकार के पैरों में जंजीर बनकर अटक गई है। इसलिए विपक्ष की किसी बात का जवाब न देना पड़े, इसके लिए सारा का सारा ड्रामा और प्रपंच रचा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति बना देंगे ताकि विपक्ष की बात का जवाब न दे, विपक्ष गुस्से में नारे लगाएगा और जिसे कहते नहीं कि फ्रस्ट्रेशन में कुंठित होकर विरोध प्रदर्शन करेगा। और जो आपके पीठासीन अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी उनको निष्कासित कर देंगे और बात खत्म हो जाएगी। पूरा मामला इसीलिए रचा जा रहा है ताकि संसद में इस पे जवाब सवाल हो ही ना पाए, बहस हो ही ना पाए। सरकार तकनीकी रूप से अपनी तरफ से लगातार कहती रहेगी कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं सदन में उपस्थित होकर चर्चा करने के मूड में है ही नहीं। अगर प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित होकर चर्चा करने के मूड में नहीं है तो भाजपा की तरफ से ही कहा जाना चाहिए कि भाई सारी बातों का जवाब रक्षा मंत्री देंगे। अच्छा, अब रक्षा मंत्री विदेश नीति संबंधी बातों का जवाब कैसे देंगे? वाणिज्य नीति संबंधी बातों का जवाब कैसे देंगे? इसीलिए प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री क्योंकि मामला बहुमुखी है, इसलिए सारी बातों का एक साथ प्रधानमंत्री जवाब दे दें। वो तो पूरी सरकार की मुखिया है, तो इस लिहाज से विपक्ष की मांग ये सही है। और मोदी जी इस चक्कर में फंसे नहीं कि उनके बखिए उधड़ जाएंगे संसद में, इसलिए मोदी जी इसका जवाब नहीं देना चाहते। मेरा तो मानना यह है कि सदन में इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरकार ने अपना पूरा मामला बनाया ही इस तरीके से। एक तो सबसे पहले उन्होंने बहुत देर करके दी, सब टालते हुए बड़ी मुश्किल से तो इस सत्र की घोषणा की। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इस सत्र को इतना टाला जाए। अब तो मानसून खत्म होने की तरफ जा रहा है। जब मानसून खत्म होने की जा रहा है तो आप मानसून सत्र कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, इसके बाद में सरकार ने सोचा बचे कैसे, क्योंकि मार तो बहुत पड़ने वाली है, उससे बदनामी भी बहुत होगी, सरकार की विफलताएं सामने आएंगी। अब कौन जवाब देगा कि भाई ट्रंप 24 बार ये क्यों कह चुके हैं? कौन जवाब देगा? ये भी पूछा जाएगा कि भाई ट्रंप के साथ आप ट्रेड डील करने जा रहे हैं, अमेरिका कृषि क्षेत्र खोलने का दबाव डाल रहा है, आपकी इसके बारे में राय क्या है बताइए। कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा उसके ऊपर। ऐसा तो है नहीं, ये ईडी का कोई मामला तो है नहीं, हर मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब ईडी के हर मामले में आप कह देते हैं जांच जारी है, 1 साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाता है, 3 साल गुजर जाता है, जांच जारी रहती है, नेता जेल में, विपक्षी नेता जेल में पड़े रहते हैं। ऐसी परिस्थिति भी नहीं है। तो ये बुरी तरीके से इस मामले में फंस गए हैं और इनके फंस जाने के कारण ही ये सब पूरी टैक्टिस, पूरा हथकंडा सरकार ने इस तरीके से रचा है कि इसके ऊपर चर्चा हो ही ना पाए। कहते लगातार रहेंगे कि चर्चा हम कराने को तैयार है, चर्चा हम कराने को तैयार है, विपक्ष के एक एक सवाल का सरकार जवाब देगी, लेकिन चर्चा हो नहीं पाएगी। अच्छा, तो विपक्ष को भी ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि इनका प्लान ये है कि चर्चा हो ना पाए, इनका खेल ये है। तो विपक्ष को भी चाहिए कि खामोश रहे, नारेबाजी ना लगाए, कहे कि हाँ हम पूछ रहे हैं, सवाल जवाब दीजिए। नहीं, विपक्ष को सदन में अपनी उपस्थिति तो दर्ज करानी पड़ेगी। विपक्ष को सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष की ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है ऑपरेशन सिंदूर का। विपक्ष की तरफ से ये जोर देना कि प्रधानमंत्री ही इस चर्चा में भाग लें, विपक्ष के सवालों का जवाब दें, इसमें गलत बात क्या है? जब प्रधानमंत्री रैलियों में कह सकते हैं कि मेरी रगों में पिघला हुआ सिंदूर बह रहा है, जब वो रैलियों में कह सकते हैं कि पाकिस्तान चुपचाप ठंडा ठंडा बैठे, अपनी रोटी खाए वरना मोदी की गोली खाए, इस प्रकार की डायलॉग बाजी कर सकते हैं, तब तो सदन में इस बात का जवाब क्यों नहीं दे सकते वो? भाई, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कुछ ना कुछ तो कह रहे हैं, सरकार वो बात कह सकती है, उसके अंदर प्रधानमंत्री उस बात को कह सकते हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ ना कुछ तो कहा जा रहा है, फौज की तरफ से कुछ ना कुछ तो कहा जा रहा है, सीडीएस ने बयान दिए हैं, कैप्टन शिव कुमार ने बयान दिए हैं, आर्मी के डिप्टी चीफ ने बयान दिए हैं। आधिकारिक बयान तो बहुत से दर्ज हो गए हैं ना रिकॉर्ड पर। उन बयानों के आधार पर सरकार को चाहिए कि वो अपना पक्ष रखे, प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो निकल के आए सारे तथ्यों को और लोगों के सामने रखें। भाई, सवाल अब विपक्ष तो ये पूछेगा कि जब कश्मीर के उपराज्यपाल ने मान लिया है कि उनका सिक्योरिटी चूक हुई
और सिक्योरिटी चूक के चक्कर में पाकिस्तान से 4 दिन का युद्ध हुआ। ये कोई ऐसी छोटी मोटी चूक नहीं जिसमें 1-2 लोग मर गए। देश जो है पूरी तरीके से ग्लोबल मंच के ऊपर एक अजीब किस्म के जंजाल में फंस गया। तो आपने उपराज्यपाल के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की? क्या गृह मंत्रालय ने उनसे कोई जवाब तलब किया? अच्छा, क्या उपराज्यपाल ने सिक्योरिटी चूक के जिम्मेदार अफसरों से कोई जवाब तलब किया? भाई आप मान लीजिए आप एक संगठन चलाते हैं, आपके संगठन में एक गड़बड़ी होती है। आप मानते हैं कि भाई गड़बड़ी हो गई, हमने पकड़ ली गड़बड़ी, तो जो गड़बड़ी के जिम्मेदार हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं उपराज्यपाल इस्तीफा दे दें, लेकिन कम से कम जो लोग जिम्मेदार हैं, खुफिया विभाग के लोग जिम्मेदार होंगे, पुलिस के लोग जिम्मेदार होंगे, कोई ना कोई तो होगा जिम्मेदार। कोई एक व्यक्ति किसी से कोई जवाब तलब तो किया गया होगा, एक कारण बताओ नोटिस तो दिया गया होगा। इतनी बड़ी घटना हुई, किसी से कोई जवाब तलब नहीं हुआ, कोई कारण बताओ नोटिस नहीं हुआ। एनआईए ने जांच की, वो उन 4 आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाई एनआईए, तो एनआईए से कुछ पूछताछ की गई होगी, कुछ तो सरकार रिकॉर्ड पे बोले ना। सही, बिल्कुल सही बात है। और खड़गे जी ने तो आरोप भी लगाया है कि आप कह रहे हैं विजयोत्सव, वो 4 आतंकी कहां चले गए, जिंदा हैं, मर गए। और मजे की बात है सरकार ने मेरा कहना ये है कि आप ठाट से विजयोत्सव मनाइए, हम भी आपके साथ मनाएंगे, खड़गे साहब भी मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे, राहुल गांधी भी मनाएंगे, भाजपा और कांग्रेसी और हम सब लोग मिलकर विजयोत्सव मनाएंगे, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विजयोत्सव मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सवाल पूछना बंद कर दें। भाई सवाल तो हम पूछेंगे, अगर हमारे सवाल गलत हैं तो साबित कर दीजिए कि गलत है सवाल, किसी सवाल का जवाब तो दीजिए। जो कुछ हुआ वैसरन घाटी में, जो कुछ हुआ उसका कोई न प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार होगा। उपराज्यपाल ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, उपराज्यपाल ने इसलिए जिम्मेदार स्वीकार कर ली वरना गृह मंत्री को स्वीकार करनी पड़ती जिम्मेदारी। तो उसके ऊपर से जिम्मेदारी हटाने के लिए, उस चीज को पटरी से उतारने के लिए उपराज्यपाल ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। तो अब उपराज्यपाल ने उस जिम्मेदारी का जिम्मेदार किसको माना है? भाई उपराज्यपाल तो एक प्रशासक हैं, एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है, लेकिन वहां पर जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, पूरा जो रक्षा बंदोबस्त है, कश्मीर तो संवेदनशील इलाका है, जो पूरा रक्षा बंदोबस्त है उसमें किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। वहां रॉ के लोग जो तैनात हैं, वहां आईबी के लोग जो सक्रिय हैं, वहां की स्थानीय पुलिस, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा उसका। कोई जिम्मेदार भी नहीं है, उन्होंने जिम्मेदारी भी स्वीकार कर ली है। किसी को एक नोटिस नहीं दिया गया, किसी से एक कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा गया, किसी को कुछ नहीं पता है, वो 4 लोग कहां गए किसी को कुछ नहीं पता है। आप ये सब सवाल मत पूछिए, विजयोत्सव मनाते रहिए। राहुल गांधी तो ये आरोप लगा रहे थे कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, कि जैसे ही वो राहुल गांधी ने कहा कि हम बोलने खड़े होते हैं, हंगामा कर दिया था, मौका ही नहीं मिलता। और बात भी सही है, राहुल गांधी को तो कभी बोलने ही नहीं दिया जाता, कभी स्पीकर रोक देते, कभी कोई और रोक देता है, कभी हल्ला शुरू हो जाता है। लोग चाहते नहीं है कि राहुल गांधी सदन में बोले, कुछ कहें। देखिए, राहुल गांधी का ये इल्जाम पुराना है और उनका इल्जाम काफी हद तक सही है। स्पीकर्स के साथ मिलकर, जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर सरकार ने कुछ इस तरह का हथकंडा अपना रखा है जिससे विपक्ष को कम से कम बोलने का मौका दिया जाए। विपक्ष अगर बोले भी तो उनकी 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 बातों को सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाए। ये सिलसिला बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। तो राहुल गांधी अगर इस बात को उठा रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं उठा रहे हैं। मैं ही मानता हूं कि इस वक्त जो स्थिति है वो इस मसले से भी ज्यादा जटिल और ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक विषय देखने में लगता है, लेकिन ये एक विषय नहीं है। इसके साथ पूरी गवर्नेंस जुड़ी हुई है, गवर्नेंस के सभी पक्ष जुड़े हुए हैं इसके साथ, और वो जुड़ गए हैं ट्रंप साहब की हरकतों के कारण। मोदी जी नहीं चाहते थे कि वो सवाल, अगर केवल ट्रंप साहब वो ना बोलते और सरकार ने उसको ठीक से डील किया होता तो ये दिक्कत नहीं होती। ये मामला गया है फंस उसकी वजह से, या उसी वक्त ट्रंप का मजबूती से खंडन कर दिया था, वो भी नहीं किया गया। तो उसमें सब चीजें आपस में जुड़ गई हैं, इसलिए सरकार इस पर कुछ भी आधिकारिक रूप से बोलने से बचना चाहती है। क्योंकि अगर भारत की संसद में भी मान लो ट्रंप के खिलाफ विपक्ष जमकर बोलेगा, इन्होंने देश का अपमान किया, प्रधानमंत्री का अपमान किया, सबका जम के बोलेगा, तो भी मोदी जी
ट्रम्प मोदी जी के कान में देंगे, ये तुम्हारी संसद में क्या हो रहा है, ये भी तो समस्या है। सही बात है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जबरदस्त टिप्पणी करी है ईडी को लेकर। ईडी ने भी बिल्कुल कसम खा रखी है कि कोई नियम कायदा कानून मानेंगे नहीं। कुछ आर्थिक मामलों में कुछ गड़बड़ियां थी, तो जो जिसकी गड़बड़ी रही होंगी, वकीलों ने उनसे संपर्क किया, वकीलों ने सलाह दी। भाई अफजल का साहब को जब फांसी हुई थी तब भी उसको वकील दिए गए थे। तो कोई अपराधी तब होगा जब उसको सजा हो जाए, लेकिन वकीलों ने सलाह दी तो ईडी ने वकीलों को भी समन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, आप लोगों को कुछ मतलब भाव इतना कि लाज शर्म है, कुछ है या नहीं है। क्या लग रहा है कि ईडी एकदम ही गुंडागर्दी में उतारू हो गई है देश की, और कब तक चलेगा? भाई देखिए, जो जांच एजेंसियां हैं उसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये 3 जांच एजेंसियां हैं जिनका मोदी जी ने पॉलिटिकल वेपनाइजेशन कर दिया है, उनको राजनीतिक हथियार में बदल दिया है। और वो सरकार के जो भी विरोधी हैं उनके मन में दहशत बैठ जाए, वो चुप हो जाएं, सरकार के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत न करें, इसके लिए उनका जमकर पिछले कई साल से इस्तेमाल हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि अगर 2024 में इस सरकार के हाथ, मोदी जी के हाथ से बहुमत नहीं छिनता और उनको 350 सीटें मिल जाती, या सिंपल में साधारण बहुमत, स्पष्ट बहुमत मिल जाता, तो अब देखते आप क्या होता। अभी हम और आप भी ईडी ऑफिस में कुछ सवालों के जवाब दे रहे होते बैठे हुए, और उसके बाद हमें गिरफ्तार, यही होता। बिल्कुल ये बात कुछ भी होता, आपको और हमें दोनों को स्लीपर सेल डिक्लेयर कर दिया जाता। ये बात सही है। अबे जी, हम लोग कुछ दिन पहले भारत के विमानन सेवा पे बात कर रहे थे। आज सुबह फिर कोची से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट रनवे पर फिसल गई, 3 टायर फट गए। एक रिपोर्ट आई है कि 4,291 कर्मचारी डीजीसी और बाकी जगह खाली हैं पद, और रुपये भरे नहीं जा रहे हैं। अब तो डर लगता है, हवाई जहाज की शक्ल देख के डर लगता है। मेरे मित्र थे, वो बोले, वो हैदराबाद पहुंचे तो वो बोले कि मेरे 2 मित्रों को जाना था, तो एक तो चले गए फ्लाइट से, पत्रकार हैं, केपी मलिक साहब, मैं नाम भी ले दे रहा हूँ, उनके मित्र थे। दूसरे वो मर्सिडीज से पहुंचे 2 दिन बाद, 48 घंटे बाद। तो कह रहे हैं कि जहान है तो जहान है, मैं फ्लाइट में नहीं बैठूंगा, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा वहां पे। तो अगर एयर इंडिया की जो स्पीड चल रही है, कभी टायर फटने की, कभी स्लिप होने की, एयर इंडिया की जांच खाली ना जाने लगे आदमी को, मतलब अगर यही हाल है। और कि भारत ने कसम खा रखी है कि केवल एक बड़ा आयोजन हो रहा है, इसके लिए हमारी एयर स्पेस बहुत सुरक्षित है। ये हो क्या रहा है? कितना खतरनाक, कितना देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक बहुत बड़े स्कैंडल में बदल चुका है। इस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। प्रतिदिन इस तरह के प्रमाण मिल रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसकी नीचे से ऊपर तक जबरदस्त जांच होनी चाहिए, अंदर से बाहर तक, नीचे से ऊपर तक, दाएं से बाएं तक, जितने भी कोण हो सकते हैं, और इस जांच का जितना भी विस्तार हो, जितनी भी गहनता हो, उतना कम है। बिल्कुल ये पूरी तरह जबरदस्त है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। मान लो ऐसी 2 दुर्घटनाएं और हो गई तो फिर आप क्या क्या छुपाएंगे, बताइए। कितनी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, बस ऐतिहासिक रूप से बड़ी दुर्घटना है। अब मान लीजिए इस तरह की, कहीं विमान रपट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं हवा में मंडराते रहते हैं, कभी ये सब हो रहा है, उसमें अंदर बैठे हुए लोगों की जान सूख जाती है उसमें। आजकल हालत ये है कि आप एयर इंडिया के विमान से अपनी सीट बुक करा दें अगर कोई, और आपके बच्चों को पता लग जाए तो वो डांटने लगते हैं। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की हालत इतनी खराब है, एयर इंडिया ही नहीं, इंडिगो में भी हो रहा है ये सब कुछ। इंडिगो में तो मैंने तो अभी रिपोर्ट करी थी, छूट लग गई है। इंडिगो में मैंने रिपोर्ट की थी, सिंगापुर से और भारत में आ रहे जहाज, उसमें स्मेल आ रही थी और छुपाई गई सारी घटनाएं। तो बहुत बहुत बुरी स्थिति है। जो ओवरऑल गवर्नेंस का जो फेलियर है ये मोदी सरकार का, ये उसकी एक अभिव्यक्ति है। उसकी दूसरी अभिव्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर है। उसकी तीसरी अभिव्यक्ति विदेश मंत्रालय का ढक्कन बन जाना है पूरी तरीके से। उसकी चौथी अभिव्यक्ति रक्षा मंत्रालय की विफलताएं हैं। उसकी 5वीं अभिव्यक्ति गृह मंत्रालय की विफलता है। उसकी 6वीं अभिव्यक्ति वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाना है। ये समस्याएं चल रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए कहा गया है कि अंधेर नगरी चौपट। और अर्थ मंत्रालय की विफलता पे तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया है। हाँ, वो तो इतनी क्या बोला जाए,
इसीलिए तो कहा गया ना, मैंने बता रहा था ना, देर नगरी चौपट राजा, बिल्कुल वैसी सीन लगने लगा है। पूरा सरकार ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस मोड़ पे जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, मुझसे बातचीत की, शुक्रिया। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझको यकीन है आप भी इन तर्कों से सहमत होंगे, क्योंकि मामला देश की अस्मिता, देश की साख और देश की शान से जुड़ा है। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।